नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार बूम बूम, इतनी जबरदस्त खरीदारी और इस बार भी वही मौका छूट गया। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी स्ट्रांग खरीदारी होगी। कंफर्मेशन ले लेते हैं। हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जी जुड़े हैं, मार्केट एक्सपर्ट। सुनील जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार नमस्कार। सर, पिछले हफ्ते अगर मैं आपका इंटरव्यू करता तो कितनी चौतरफा बिकवाली देखने को मिलती। शुक्रवार को गए थे इतनी बुरी तरह बिकवाली के साथ, और यही टेंशन थी कि सैटरडे संडे को क्या हो जाएगा। अब हुआ बिल्कुल विपरीत। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया और बाजार इतनी तेज गति से दौड़ा। आपकी हमारी बात हो रही है तो 24,700 के लेवल के ऊपर चढ़ गया है। निफ्टी 700 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, निफ्टी बैंक 1600 पॉइंट से करीब ऊपर है। सर, ये तो फिर मौका छूट गया। अब आपका क्या आउटलुक है? नहीं, छूटा नहीं, छूटा नहीं। आप फिक्र मत कीजिए। और रास्ता बाकी है। कोई फिक्र करने की बात नहीं, क्योंकि इतनी दिन के करेक्शन के बाद आपको एक पॉजिटिविटी आज ही शुरू हुई है, नंबर वन। नंबर टू, आप कह रहे हैं ना शुक्रवार को मार्केट ठंडा था, गिर गया। बट उस दिन के आंकड़े आगे देखे आपने तो एफआईएस ने बेचा मगर डीआईएस ने खरीदारी की। तो सोचिए कि किन किन म्यूचुअल फंड ने फ्राइडे को खरीदारी की, आज उनकी एनएवी कैसे दौड़ रही होगी। क्योंकि सही तरफ नो, उस दिन तक आपको देखे तो एफआई खरीदारी कर रहे थे और डीआईएस थोड़े ठंडे थे। फ्राइडे को डीआईएस ने सडनली पलटा और उन्होंने खरीदारी की। इट वॉज नॉट इनफ टू काउंटर द एफआईआई सेलिंग, तो इसलिए मार्केट भी कुछ 1% नीचे था बस। बट सोच लीजिए कि जो उसके पहले भी हम बात कर रहे थे ना कि जो फंडामेंटल चीजें हैं वो सब भारत की पॉजिटिविटी में बदल रहे थे। चाहे वो तेल का दाम हो, चाहे वो जीएसटी कलेक्शन हो, चाहे वो मॉनसून की आउटलुक हो, चाहे वो आरबीआई की रेट कट का माहौल हो, इन्फ्लेशन की कटौती। मगर ये इंडो पाक की जो एक अनसर्टेनिटी थी, उसके कारण एक हेसिटेंसी था डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पे, ये कितने लंबे हद तक चलेगी, राइट। तो मुझे पता नहीं कि फ्राइडे को क्या हुआ कि डीआई सडनली आके खरीदारी किया, क्योंकि तब तो खबर नहीं थी फ्राइडे को दिन में। बट उनकी बहुत लकी सिचुएशन मैं कहूंगा कि डीआई ने खरीदारी की। और आज क्या हुआ है कि ना ही डीआई का वापस खरीदारी आप देखेंगे, मगर एफआईएस में भी एक वापस, एक फ्राइडे का एक दिन छोड़कर वापस एक बाइंग की। क्यों? क्योंकि ना ही इंडिया पाक की बात, पर ग्लोबली ट्रंप चाइना के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन के साथ बातचीत की बात कर रहा है। तो जो भी एक रिस्क ऑफ की मेंटालिटी रही वो थोड़ी बहुत वो भी निकल रही है। तो एफआईएस भी जब ढूंढेंगे कहाँ निवेश करें, तो भारत जैसी मार्केट उनको मिल नहीं सकती, क्योंकि पॉजिटिविटी फ्यूचर की है। देखिए आज के दिन में मैं मानता हूं कि इंडिया की वैल्यूएशन अभी भी सस्ती नहीं है। ठीक है। लॉन्ग टर्म एवरेज के करीब, मैं उस दिन भी बताया था शायद कि 62 हमारी प्रीमियम रही है इमर्जिंग मार्केट के खिलाफ, और हम अभी 75 के करीब है। यानी और 10% वैल्यूएशन के ओवर वैल्यूएशन, यानी हमारी मार्केट ऑलवेज प्रीमियम पे थी, उस पे ऊपर ये और एक प्रीमियम की बात चल रही थी। तो शायद इंतजार था कि ये कब वो लॉन्ग टर्म एवरेज के नजदीक आ जाए। मगर अब देखें तो मैंने वही एक हेडलाइन डाला था आज कि अब मार्केट को वैल्यूएशन की कोई फिक्र नहीं है, खाली ग्रोथ के बारे में फिक्र है। और इसके बार मैं बात करूंगा लास्ट ईयर अप्रैल टू सितंबर की। क्यों कह रहा हूं? लास्ट ईयर अप्रैल के आंकड़े, अगर अगर आपके पास हिस्टोरिक आंकड़े होंगे, मार्च अप्रैल लास्ट ईयर में मार्केट ओवर वैल्यूड था। फिर भी सितंबर तक वो ओवर वैल्यूड से सुपर वैल्यूड टेरिटरी में चला गया। जब कोई चीज आके बलून में कुछ ये आया कि चाइना ने स्टिमुलस दिया, ट्रम्प की इलेक्शन आई, तब करेक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट जब थोड़ी ओवर वैल्यूड होती है तो गिरती है। थोड़ी ओवर वैल्यूड से बहुत ओवर वैल्यूड जाने की भी पर एक। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। ये थोड़ी परिस्थिति हमारे पड़ोसी के साथ ही हमारी अच्छी नहीं है। और वो ज्यादातर जो रिटेल निवेशक है वो तो इस पर फिर से वीडियो देखने में और ये युद्ध होगा कि नहीं इसी के चक्कर में रह गए और खरीदारी तो की नहीं। अच्छा सर, पाकिस्तान भरोसे लायक तो है नहीं, ये तो बात सभी को ही पता है। जाते जाते भी वो थोड़े पटाखे छोड़ के गए थे करेक्ट। अपनी जनता को दिखाने के लिए। तो क्या अभी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए? एक ही दिन में इतनी स्ट्रांग खरीदारी हुई है कि अब निवेशक कह रहे हैं कि आज खरीदें ना खरीदें, अगर थोड़ा रुक गए तो कहीं और मिस ना हो जाए मौका। कैसे इस मैं रैली को कहूंगा कि देखें? अगर आपको 3-4 महीने की आउटलुक है तो आप जो बात कह रहे हैं सही है। शायद 3-4 महीने की आउटलुक में आपके मौका आपके हाथ से छूट गया आज की जबरदस्त चलन के कारण। मगर 1 साल, 1.5 साल, 3 साल, 5 साल ऐसे टाइम फ्रेम हैं, तो मेरा मानना है कि ये छूटा नहीं है। ये एक, शायद ओके आपको और सस्ते मिल सकती थी चीज, नहीं मिली। मगर अभी डिफरेंस क्या है कि अगर
2-4 दिन पहले आप निवेश करते और 2 साल में आपको 30% रिटर्न मिलती, आज आपको 25% रिटर्न मिलने वाली है। समझे? तो ऐसा नहीं है कि आज खरीदने के वास्ते आपको नुकसान होगा साल 1.5 साल में, राइट? तो मार्केट, क्यों मैं कह रहा हूं ये कि आज सोच क्या होगी ना, जैसे ही आपको सब हर्डल्स क्लियर हो जाते हैं तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स में एक बदलाव आता है। वो क्या होता है कि इस साल को छोड़कर अगले साल को डिस्काउंट करते हैं, राइट? अभी टिल अर्निंग सीजन आते वक्त ये साल कैसा रहेगा, ये साल कैसा रहेगा, गाइडेंस कैसी रहेगी। अब गाइडेंस तो ठीक नहीं थी उतनी, क्योंकि सबके मन में, कंपनियों के मन में एक टैरिफ का माहौल था, तो एक अनसर्टेनिटी थी, तो उन्होंने सब कॉशियसली ही अपना जो एक फोरकास्ट दिया है और कंसेंसस भी बनाया है। मगर आज अगर टैरिफ की वो हट जाती है, वो जो एक शैडो, राइट, तो समझिए कि सभी कंपनीज की परफॉर्मेंस होगी, मैंने अंडर प्रॉमिस किया, ओवर डिलीवर किया। अब कितने हद तक वो ओवर डिलीवरी होगी इस साल में और अगले साल के लिए क्या मायने रखती है, हर फंड मैनेजर अभी वही सोच रहा होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर आपका एक 1.5 साल के बाद का आउटलुक है, यानी 2027 की बात करें, राइट, तब ये सब कुछ नहीं है, राइट? लिक्विडिटी भी है और फंडामेंटल्स भी सपोर्ट करती है। और मेरा मानना है कि मार्केट का और एक छलान आएगा जिस दिन हम बीटीए साइन करते हैं अमेरिका के साथ। अभी वो हुआ नहीं है, अभी उम्मीद में ही है ना, जो अच्छा, वो तो वो वाला में। तो ट्रिगर भी है ना, जैसे भी आपने चाइना के साथ बोला कि ट्रेड डील साइन कर दी, उसकी डिटेल्स आज आ जाएंगी, लेकिन ये एकदम से सारी खबरें एक साथ कैसे आ गई? अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कल हमारे बारे में ट्वीट किया था, जब भारत और पाकिस्तान ने डिक्लेयर नहीं किया था कि सीज फायर हुआ है कि नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प ने डिक्लेयर कर दिया था कि सीज फायर हो गया है। और हाँ, उसके बाद फिर आज जब सुबह सुबह आंख खुली तो यूएस और चीन के बीच में ट्रेड डील हो गई, और वो रशिया जो वो यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गया। ये अचानक से ही ओवरनाइट क्या हो गया जो सब कुछ ही बाजी पलट गई? नहीं क्या हो गया, वो सी ट्रम्प थोड़ी नाराज थे क्योंकि उनका जो एफर्ट था एक सीज फायर रशिया उक्रेन में, वो नहीं हुआ। और रशिया यूक्रेन ने कहा था कि हम अब डायरेक्ट बातचीत करेंगे, तो थोड़ी नाराजगी थी। तो शायद इधर इंडिया पाकिस्तान को कुछ मौका देखा तो उन्होंने उसको हाथ में ले लिया। क्योंकि एक्चुअल बातचीत रही है कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मामला है, उसका अमेरिका में कि हम तो बातचीत करते रहे, जयशंकर जी ने सबके साथ बात किया है, खाली अमेरिका के साथ नहीं किया है, राइट? तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर आ गया, इतना डैमेज हमने किया उधर थर्सडे फ्राइडे को, तो उनको भी लगा कि ये स्थिति बहुत अभी गंभीर है, वो काउंटर अटैक नहीं कर सकती वो, क्योंकि एयरफील्ड में हमने लगा दिया, प्लेन अभी उड़ नहीं सकती। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए उनका भी सोच था कि किसी हालत में अभी जाके कंक्रीट में वो गड्ढे को फिल करें, रिपेयर करें, राइट? तो ये एक मेजर ट्रिगर था। और शायद दूसरी ट्रिगर होगी कि हमारा सरगोदा में जो अटैक हुआ वो शायद उनके न्यूक्लियर स्टोरेज के करीब रहा होगा, इसलिए अमेरिका ने भी पैनिक किया। क्योंकि अगर ऐसी होती है तो ये इफेक्ट ऑफ रेडिएशन पूरी एरिया में फैल जाती ना, खाली इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं होती है। तो ये डर शायद उनके मन में आ गया, इसलिए उन्होंने शायद फोन उठाकर बात किया उधर डिफेंस अपने आर्मी चीफ के साथ भी और पीएम के साथ भी पाकिस्तान में। बट मेरा मानना यह है कि ये सभी जगह एक सिचुएशन ऐसी हो रही है कि इसके बाद अगर ये अनसर्टेनिटी चली ना तो बहुत हानिकारक हो सकता था वर्ल्ड के लिए। तो शायद वो एक मौका इस वीकेंड पे आ गया। इट इज जस्ट द फेट कि तीनों एक ही हफ्ते में, एक ही वीकेंड में आ गए। शेयर लक की बात है, ऐसा नहीं कि कोई प्लान ये था कि यही हफ्ते में सब होना था। पर फिर कई लोगों का ये मानना है कि जब दुश्मन कमजोर पड़ रहा हो तो फिर मौका छोड़ना नहीं चाहिए था। बहुत सारी ऐसी बातें भी शुरू हो गई। मगर मैं वो नहीं मानता हूं। मैं क्यों बताऊं, देखिए, एक वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है इंडिया, राइट? तो एक प्रैग्मेटिज्म होनी चाहिए, एक स्टेट्समैनशिप होनी चाहिए, राइट? अभी देखिए, दो चीजें हमारे पास क्या है कि हमें पीओके वापस चाहिए। क्या इस वॉर के कंटिन्यूएंस से पीओके वापस आ सकती थी, वो एक सोच उनके मन में होगी। सेकंड, किसी हाल पे हमने एक टाइगर को कॉर्नर में पुश किया तो उसकी एक्शंस बिना कंट्रोल में जाती है। तो अगर हमने पाकिस्तान को एक कॉर्नर में पुश किया कि कोई रास्ता ही नहीं है, तो उन्होंने न्यूक्लियर कर दिया, तो सर सत्यानाश। तो किसी भी चीज में मैं देखता हूं मैं कि ट्वीट में बहुत लोग कह रहे हैं कि अरे 71 में हमने मौका छोड़ दिया, कारगिल के वक्त में छोड़ दिया, अभी भी छोड़ रहे हैं। मगर ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, इंडिया सुपीरियर है। मगर सोचिए कि
पीओके को वापस लेने लाने के लिए कितना जो शक्ति चाहिए, कितना चाहिए, उतना है कि हमारे पास एक प्रैग्मेटिक सोच है। नंबर वन, वो ग्राउंड वॉरफेयर के बिना नहीं हो सकती है। खाली यहाँ पे बैठ के ड्रोन को भेजो, मिसाइल को भेजो, उससे थोड़ी पीओके हाथ में आ सकती है। तो एक ग्राउंड लेवल बैटल गया तो कितने हजारों लोग मरेंगे दोनों साइड में। तो हम मैं अब थोड़ी ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हमारा पहला कोशिश था कि उस टेररिस्ट के अड्डे को, यानी हेड ऑफ द स्नेक को काटे। वो हो गया। फिर पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया, इसलिए हमने सबक सिखाया, बस बात खत्म। इसके पीछे वी आर नॉट एन एक्सपेंशनरी कंट्री कि हमें पाकिस्तान को भी अनेक्स करना है, हमारी थोड़ी ऐसी कुछ इच्छा है। तो हम सही, ये सही हुआ, सही तरह से हुआ कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन लगाया। हम्म। उनकी तरफ से आई ये बात है, हमने जाके नहीं पूछा कि मामन चाहिए, अमन चाहिए, नहीं। और तो हमारी शर्तों पे ये सीज फायर हुआ है। अब देखते हैं ना कि अभी तो इवॉल्विंग सिचुएशन है, देखते हैं कि वो आतंकवाद के ऊपर अब पाकिस्तान का क्या स्टांस होता है। वो तो नहीं, ये है कि कोई भी आतंकवादी अगर घटना होगी तो दैट इज इक्विवेलेंट टू वॉर। तो फिर नेचुरली। तो और एक बात थी कि पाकिस्तान सोच रहा है कि हम तीन जगह, तीन बातों पे हम डिस्कशन चालू करेंगे। एक है कश्मीर, दूसरी है वो टेररिज्म, और ये सब बात हम नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल। सीज फायर मीन्स ओनली सीज फायर, नॉट सीज फायर फॉलोड बाय टॉक्स। समझिए, वी आर नॉट ओपन फॉर एनी टॉक्स और डिस्कशन। ये खाली एक सीज फायर होगी कि जब तक, और हमने ये भी कह दिया कि अगले टेररिस्ट का कुछ भी अटैक हुआ तो हम डायरेक्ट पाकिस्तान पे हमला करेंगे, नॉट ऑन टेररिस्ट हाइड आउट। तो ये अभी सिचुएशन ऐसी है कि सब हमारे फेवर में है। और पाकिस्तान को भी लगेगा 6 महीने, एक साल, अपने पूरे जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया उसको वापस, उसको ड्रोन्स को एस्टेब्लिश करना है। उसकी प्लेन जितनी खराब हुई है उसको वापस नई प्लेन खरीदना है, एयरपोर्ट को रिपेयर करना है, और वापस वो टेररिस्ट का जो भी एक सेकंड लाइन ऑफ कमांड, उनको आगे बढ़ना है। तो मेरे ख्याल में साल डेढ़ साल के लिए ये ऐसी सीजफायर की स्थिति रहेगी। कुछ क्रॉस एलओसी में कुछ इधर उधर कुछ फायरिंग गियरिंग वो तो चलता रहेगा, मगर ये कोई अभी एस्केलेट नहीं होगी, यही मेरी एक फीलिंग है। हमने जिस तरह से इसको हैंडल किया बहुत सही था। और इसके कारण अब मेरे लिए कोई, अभी देखो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी 10% ऊपर है, मैंने सुना। हाँ, लेकिन वो जो सेल ऑन गुड न्यूज वाली एक थ्योरी होती है ना कि जब कोई अच्छी खबर आ जाए तो बेच दो। आज तो बिका ही नहीं कुछ ऊपर से, आज तो और खरीदी जा रहे हैं। और तो ये वाकई ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट क्या और तेजी बढ़ जाएगी कि नहीं, ये मौका आज का ही है। एक हफ्ते के अंदर अंदर बाजार एकदम से इतना ओवर शूट हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक हफ्ता तो हमने ऐसे निकाल दिया ना, एक दो हफ्ते तो हमने कमजोरी में निकाल दिए। तो ये नहीं, अगर आप गुड न्यूज दूसरे, का तो मार्केट लग नहीं रहा। ठीक है, मार्केट स्टेडी रहेगा, ऐसा नहीं कि आज बढ़ा तो हर दिन ऐसा बढ़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, स्टेडी रहेगा मार्केट। राइट, आप ये मत सोचिए कि अभी अगले 10 दिन में 20% रिटर्न आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं है। बात है कि यस, आज लॉट ऑफ गुड न्यूज आज प्राइस में आ चुका है, ठीक है। और एज लॉन्ग एज कुछ डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, यानी सडनली मॉनसून का पलट होके अभी फेलियर हो गया, ऐसी कुछ खबर, या फिर ट्रम्प के साथ हमारी बीटीए का टॉक्स ठीक नहीं चल रहे हैं, ऐसी कुछ खबर आई तो थोड़ी मार्केट को एक डाउन हो सकती है। मगर मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ट्रम्प भी अभी एक डील मेकिंग स्टेज में आ गए। उनका जो पहला था कि मैं एक स्ट्रांग लगा दूं अपनी मांगे, अभी वो हो गया। अभी वो डील मेकिंग की ओर आ रहे हैं ना। तो इस हालत में हमारी भी डील अच्छी आएगी। तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मौका हाथ से नहीं छूटा है। क्या है, क्या छूटा है कि अगर शॉर्ट टर्म में आपको बहुत बड़ा एक जंप चाहिए था, वो छूट गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगले 3 महीने में आपको चाहिए मार्केट 3%, 4% ही बढ़ सकता है, उतना नहीं बढ़ेगा पूरे 3 महीने में। आज से शायद 3-4%। ये मत सोचिए कि ये कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि लॉट ऑफ गुड न्यूज प्राइस में है आज, ठीक है। और वैल्यूएशंस भी सस्ते नहीं थे इसके पहले ही, तो आज इसके कारण और भी वैल्यूएशन महंगी हो गए हुए हैं। तो एक स्टेडी रिटर्न एंटिसिपेट करना चाहिए। और सबसे गलत चीज होगी सेक्टर चुनना, क्योंकि जो अभी अंटिल बीटीए साइन, कौन से सेक्टर फेवर में जाएगा नहीं जाएगा, राइट। अभी ब्रॉडर मार्केट को खरीदना ही अच्छा होगा। नहीं, एक, मैं तो पूछूंगा पर आपसे सर, वो तो मतलब वो तो एक मैं एक परंपरागत रिस्क भी सवाल दूं। है, वो तो उसके बगैर तो आपको जाने नहीं देंगे। निवेशक जानना चाहते हैं कि सोनू नहीं, मेरा, सुब्रमण्यम मेरे व्यूज बाजार में है। क्या खरीदना चाहते हैं। नहीं, मेरे व्यूज है, मैं बताऊंगा आपको मेरे व्यूज। मैं क्या कह रहा हूं कि जो एक बहुत पॉजिटिव व्यू है और जिसका थोड़ा बहुत नेगेटिव व्यू है, उसमें फर्क ज्यादा नहीं होगा रिटर्न में। मगर व्यू तो है, व्यू के बिना मार्केट ही नहीं है ना। सर आपने बोला स्टेडी रिटर्न्स मिलेंगे। 7 अप्रैल को
दिल कर रहा था खरीदने का, खरीद नहीं पाए, तब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे तो 21,743 लग गया, बहुत तेज करेक्ट। चल गया फिर बाजार वहां से। इस बार खरीदने का मूड था तो इस बार इंडिया पाकिस्तान हो गया तो 23,935 से पलट गए। सर ऐसे करते करते इंतजार करते रह जाएंगे, रिकॉर्ड हाइस पे पहुंच सकता है क्या मार्केट इस साल? इस साल यस पहुंच सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल में बीटीए साइनिंग का अगला खबर जो होएगी वो अगले मार्केट को एक छलांग दिलवाएगी। और जैसे मैं कह रहा, मेरे को कंजम्पशन की रिकवरी के लिए सभी सिचुएशन अभी बहुत स्ट्रांग है। यानी एक तरफ मिडिल क्लास के हाथ में पैसा, बजट के टैक्स गिवेज के कारण। सेकंड, एक फेवरेबल आरबीआई पॉलिसी जिससे रेट कट आएगी तो ईएमआई कटेंगे। तीसरी बात है कि इन्फ्लेशन जो कारण है आरबीआई के रेट कट की सपोर्ट में, वो इंडियन कंज्यूमर की पॉकेट में भी अपना असर को कम कराएगी, तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ सकता है। तो अर्बन में जो भी एक स्लोडाउन था वो सेट राइट हो सकता है, और अच्छी मानसून के कारण रूरल में भी कंजम्पशन का सपोर्ट मिल सकता है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा कंजम्पशन की नंबर, जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट में आपको दिखेंगे। राइट। तो सितंबर, जो अक्टूबर 10 से अर्निंग सीजन शुरू होगी, तब माहौल होगा कि इस क्वार्टर की कंजम्पशन की नंबर बाहर आएगी। तब तक बीटीए भी साइन हो चुकी होंगी मेरे ख्याल में। और दिवाली का माहौल आएगा तो एक फेस्टिवल का माहौल और खरीदारी की और भी माहौल। तो एक स्वीट स्पॉट होगा। और अक्टूबर में क्या होता है कि मार्केट उसके अगले साल को डिस्काउंट करना शुरू करती है, जो टाइम इफेक्ट होता है वो भी आ जाता है। तो जैसे आपने कहा, ईयर एंड के अंदर मार्केट जरूर लाइफ टाइम हाइस में पहुंच सकती है, ये सब चीजों के कारण। क्या है, मॉनसून को ठीक रहना चाहिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रहना चाहिए, वही बात है। और बीटीए को सही तरह से हमें निपटना है कि हमारी जो भी एक लेबर ओरिएंटेड सेक्टर को हम आगे डालेंगे, उसको हमें फेवरेबल निकालना है। और अमेरिका से कुछ खरीदना है, कुछ F-35 की प्लेन्स खरीद लो, कुछ तेल खरीद लो, उसको जो भी करना है कर लो, मगर हमारी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को जो भी सपोर्ट चाहिए वो हमें इस डील के थ्रू हासिल करना है। एफआईएस के अभी और खरीदेंगे सर, आपको लग रहा है? क्या, क्योंकि अभी उधर टीना फैक्टर है ना। क्या है कि सोचिए कि थोड़ा अभी उनको अगर चाइना के साथ डील हो गया तो चाइना भी अट्रैक्टिव लगेगी। ठीक है। तो थोड़ा बहुत पैसे का बंटवारा होगा बिटवीन चाइना एंड इंडिया। मगर चाइना की मार्केट इतनी बड़ी है कि मेरे ख्याल में इंडिया को थोड़ा ही पैसा चाहिए हमारे मार्केट को बदलने के लिए, तो बढ़ने के लिए। तो मेरा मानना है कि एफआईएस जरूर वापस आएंगे, क्योंकि तेल का दाम उनके लिए सबसे महत्व रखता है। और वो अभी मेरे ख्याल में, अनलेस वो वापस वापस 75-80 के लेवल पहुंचे हैं, वो हमारे सपोर्ट में रहेगी। तो वो एक है एफआईएस के लिए, शॉर्ट टर्म एफआईएस के लिए। लॉन्ग टर्म एफआईएस के लिए खाली ग्रोथ की आउटलुक है, वो तो अच्छी है। मगर शॉर्ट टर्म एफआईएस के लिए तेल एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। और दूसरा होता है डॉलर का एक स्ट्रेंथनिंग स्ट्रोक वीकनिंग। अब ये डील के कारण क्या डॉलर में, मैंने डॉलर इंडेक्स को रात को नहीं देखा, आज कहाँ एंड देखा है आपने, डॉलर इंडेक्स कहाँ पे एंड हुआ है कल हाँ रात जी, को? जब सुबह सुबह देखा था तो डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर था, 100.6। करेक्ट। और अभी जब आपकी हमारी बात हो 100.6। हाँ जी। हाँ, तो ठीक है, एज लॉन्ग एज वो 100 के लेवल के आसपास रहती है, ठीक है। मगर वो बहुत स्ट्रेंथन हो गई तो फिर वो एक रिस्क फैक्टर है इंडिया के लिए। तो एफआईएस के लिए ये ऑयल और ये डॉलर का जो इफेक्ट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। ओके सर, तो ये कमोडिटी के बारे में बात हो रही है तो सोने को कैसे मिस करते हैं? अब तो सब कुछ फैक्टर इन हो गया ना, इतनी सारी खबरें और इतनी बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी खबरें खबरें आई हुई हैं। ये हम्म। सोना चल भी कुछ इन्हीं खबरों के ऊपर था, जब ये खबरें नेगेटिव बढ़ रही थी, जियोपॉलिटिकल टेंशन हावी थी और ट्रेड वॉर जो डोनाल्ड ट्रम्प ने छेड़ रखी थी वो हावी थी, तो सोना चलता चला जा रहा था। अब क्या करेक्शन होगी और क्या सिग्निफिकेंट करेक्शन सोने में हो सकती है? देखिए, ये सोने का भाव बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ था चीन और जापान के। उन्होंने, सॉवरेन वेल्थ फंड ने डॉलर को सेल करके अपनी एसेट्स को गोल्ड में शिफ्ट किया, राइट। अब क्यों किया ऐसे? क्योंकि उनको एक दबाव डालना था अमेरिका के ऊपर, डील साइनिंग टैरिफ के ऊपर, इसके ऊपर एक दबाव डाल रहे थे। अब अगर डील हो जा रही है तो वो भी उतना, उसका बाइंग विल नॉट कंटिन्यू टू दैट लेवल। एक वो चीज है। सेकेंड चीज होती है कि गोल्ड जनरली जब डॉलर वीकन होती है ना, तभी गोल्ड स्ट्रेंथन होती है। अभी अब जैसे आपने बताया, अभी डॉलर वापस 100 के ऊपर इंडेक्स चल रही है। तो और तीसरी बात है कि गोल्ड के लिए एक अनसर्टेनिटी का माहौल इंपॉर्टेंट है। अब रशिया यूक्रेन में भी अनसर्टेनिटी कम हो रही है, टैरिफ का भी कंसर्न हो रहा है। तो डेफिनेटली एक रीअलोकेशन ऑफ असेट्स आप गोल्ड से डॉलर की ओर
बढ़ते हुए देखेंगे। राइट, तो इसलिए मेरा मानना है कि गोल्ड एक कंसोलिडेशन फेज में चलेगी। बहुत गिरावट में नहीं देखता हूँ, क्योंकि अंटिल डील साइन होके, जैसे कहते हैं ना, सीज फायर का वायलेशन होता है, वैसे ट्रेड वॉर का भी वायलेशन हुआ। तो एक वो फैक्टर के कारण गोल्ड में इतना ज्यादा गिरावट नहीं देख रहा हूँ। वो उतनी ज्यादा बढ़त भी डेफिनेटली नहीं होगी, एक कंसोलिडेशन फेज में चलेगा गोल्ड, मेरा मानना है वही। सर कमिंग बैक टू मार्केट्स, अब वही वाला सवाल जिसके ऊपर मैंने कहा था कि मैं पूछूंगा जरूर सर आपसे, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि सुनील जी की नजर इस समय मार्केट पे कहाँ पर है, कौन से सेक्टर्स कौन सी थीम्स पे है। तो 5 बड़े मौके कहाँ बन रहे हैं सर स्टॉक मार्केट पे, जहां पर आपको लगता है कि अभी खरीदना चाहिए, पैसा बनेगा। मुझे लगता है कि पहली चीज है प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स का दो तरफा मौका अच्छा बन रहा है। एक है रेट कट का इम्पैक्ट, जिसके कारण उनकी लोन ग्रोथ, ईएमआई कटौती से लोन ग्रोथ अच्छी हो सकती है। और वो 1 लाख करोड़ का गिव अवे के कारण मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, रियल एस्टेट में लेंडिंग की एक इंटरेस्ट बढ़ती हुई देख रहा हूँ। तो नेचुरली प्राइवेट बैंक्स उधर आगे है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में। वो एक बात है। सेकंड, दो तरफा मैंने किया, दूसरा तरफा है कि ये जो स्टॉक मार्केट में जो एक जोश आई है, तो एसआईपी बुक इतनी महीनों से गिरा नहीं, पर अभी एसआईपी बुक बढ़ने का मौका आ गया है। पिछले 4-5 महीने से 25-26 हजार के ऊपर अटक गई है। तो मैं इसको इस साल में ही 30 हजार पार करते हुए देख रहा हूँ। तो वो भी बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन आम बहुत बहुत उमदा है, और उनकी फी बेस्ड इनकम भी बढ़ सकती है। तो मेरे लिए अव्वल नंबर प्राइवेट सेक्टर बैंक है। दूसरा, मैं कहूंगा कि है मुझे स्टॉक मार्केट रिलेटेड एंटिटीज, चाहे वो स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे, या फिर वेल्थ मैनेजर्स हो, या ब्रोकिंग कंपनीज हो, या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो, या इंश्योरेंस कंपनीज हो। क्योंकि ये सेविंग्स का पूल अभी जो भी एक क्लाउड हट गया है, तो जरूर ये सब जाके बहुत एग्रेसिवली अभी इंडिया स्टोरी को मार्केट करेंगे। और वापस रिटेल इंटरेस्ट डायरेक्ट स्टॉक्स में भी मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ। तो सभी जो एक स्टॉक मार्केट की रिलेटेड एक्टिविटीज है, जो भी मैंने अभी बताया, वो सब मुझे लिए एक अच्छी विकेट पे अभी दिख रही है। तो वो मेरा सेकंड पिक होगा। राइट, और तीसरा पिक होगा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, क्योंकि यही कारणों के कारण, रेट के कारण, कैश हाथ में होने के कारण, इन्फ्लेशन को घटने के कारण आज वापस एक कंज्यूमर की कॉन्फिडेंस खरीदारी करने में बढ़ेगी। और इस बार रूरल भी मानसून के कारण सपोर्ट देगा। तो मेरे लिए एक ब्रॉडर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में चार चीज आते हैं। एक ऑटो आता है, एक रियल एस्टेट आता है, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल आती है, और एक हाई एंड रिटेल आता है, जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स और ये सब मेरे लिए एक पॉजिटिव स्थिति में दिख रहे हैं। तो ये तीसरी पिक होगी। और चौथी पिक, अपने पांच बोला था, तो चौथी पिक मेरे लिए मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एक मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में मैं थोड़ा नेगेटिव था इतनी महीनों से, क्योंकि उधर वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गई थी उम्मीद के कारण, मगर ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा था। मगर अब मैं देख रहा हूं कि ये कंजम्पशन अगर चल पड़ी इस सेकेंड हाफ में, तो जरूर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश में बढ़ जाएंगे। तो जनरली वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब 80 पार करती है, अभी भी 75-76 के लेवल पे ही अटक गई है। तो जैसे ही वो 80 पार के नजदीक आती है, अब प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट्स के साथ, तो स्टॉक मार्केट एक्चुअल रियलिटी के लिए इंतजार नहीं करती है, वो खबर का इंतजार करती है कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्डर्स दे रही है। और तब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उनकी एक ऑर्डर बुक के बेसिस पे दाम बढ़ने लगेगी। तो मेरे लिए अब एक मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड सेक्टर, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सब में मुझे बहुत एक पॉजिटिविटी दिख रही है। खुद थोड़ा उसमें टाइम देना चाहिए, वक्त की बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा थोड़ी ओवर वैल्यूएशन थी, वो सेटराइट होके, मगर फ्यूचर बेहतर है। तो अब से खरीदारी करना अच्छी बात होगी, बट इमीडिएट रिटर्न्स ना एक्सपेक्ट करें। तो वो एक चीज होगी। और फाइनल जो मैं कहूंगा आईटी। और इसका कारण क्या कह रहा हूं मैं, कि एफआईएस की वापसी में आईटी का ऑलवेज हाथ होता है, क्योंकि उनको कंफर्ट होता है, क्योंकि आईटी में उनको डाउट नहीं होता है कि कंपनी मुझे कुछ गलत बता रही है या चीट कर रही है मुझे, क्योंकि उनका काउंटर चेक सभी आईटी के बायर्स होते हैं, उनके कस्टमर अमेरिका में या यूरोप में। तो उनका एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है कि अच्छा, ये आईबीएम से ये काम करने वाले हैं, ये इन कंपनियों से काम करने वाले हैं, उधर काउंटर चेक करते हैं। तो अब ये जो टैरिफ का माहौल अगर सही निकला, तो नेचुरली अमेरिकन कॉर्पोरेट्स की भी रिवाइवल आप जल्दी होते हुए देखेंगे। राइट, तो
वहां पे फिर आईटी का, और ये डॉलर की जो स्ट्रेंथनिंग की कर्व अगर थोड़ी आगे बढ़ती है तो वो भी रुपये ईपीएस के लिए फेवरेबल है। तो आईटी में जो भी एक नेगेटिव थी, मेरे ख्याल में अब खरीदने का वक्त आ गया है, क्योंकि एक बोथ बाइंग का सपोर्ट, एक और आउटलुक का भी सपोर्ट पॉजिटिव दिख रहा है। तो आईटी में एक बॉटम की तरह फॉर्म हो चुकी है। तो मैं जरूर अब आईटी को भी धीरे धीरे खरीदना शुरू करूंगा। तो ये है मेरी 5 पिक्स। अच्छा सर, आप, मेरे को पता है आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते, लेकिन ना एक स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा भी फोकस चला जा रहा है। उस पे आप बस वो कोई टारगेट वगैरह ना दें, लेकिन एक खबर है जिसको एनालाइज करते हुए बहुत दिक्कत हो रही है, वो है यस बैंक। यस बैंक में पैसा बहुत बुरी तरह फंसा है लोगों का। जब ये दिवालिया होने के कगार पे था तो कंसोर्शियम ने इसको बचाया, आरबीआई ने जो बनाया था। अब खबर ये आ गई कि यस बैंक में 20% हिस्सा सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन खरीद रहा है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 13.19% हिस्सा बेच रहा है 21.5 रुपीज प्रति शेयर पे, लगभग 8,889 करोड़ रुपीज में। और उसके बाद फिर जो बाकी का 6.81% है वो अन्य लेंडर्स जो है एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से खरीदा जाएगा। ये किस तरीके का स्ट्रैटेजिक एक मूव है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग को आपको 20% यस बैंक में हिस्सा खरीदने की? क्योंकि उनको एक इंडिया एक बहुत बड़ी पॉजिटिव आउटलुक है। उनको इंडिया में एक सिग्निफिकेंट एक्सेस लेना है। अभी उनके पास दो चीज है कि मुझे कौन सी चीज सस्ते में मिल रही है, और काम पे मेरा एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है ताकि मैं ग्राउंड जीरो से काम ना शुरू करूं। ठीक है। अब यस बैंक में इतनी नेगेटिविटी फैल गई थी कि उनकी दाम बहुत सस्ते मिल रही थी, नंबर वन। मगर वो एक एस्टेब्लिश ब्रांच विद ऑल इंडिया नेटवर्क थी, राइट। तो उन्होंने क्या किया, एक कैलकुलेटेड गैम्बल और रिस्क लिया है कि इस बैंक को हम ओन करके इसको सुधारेंगे, राइट। तो इसीलिए उन्होंने जाके एक स्टेक खरीद लिया, एक लॉन्ग टर्म आउटलुक। मगर इसका शॉर्ट टर्म मेरे लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं क्यों बताऊं कि बैंक के अंदर इतने गफले हुए हैं, इतनी मिसमैनेजमेंट हुई है, इतनी बुरी खबरें हैं। तो क्या होता है कि नॉर्मल ऐसी सेलिंग चीज में बुरी बातें को सप्रेस किया जाता है और अच्छी पिक्चर को खाली पेश किया जाता है ताकि कोई फॉरेनर आके खरीदे। मैं बहुत ब्रूटली बात कर रहा हूँ, ओके। तो इनके जो कंट्रोल में आने के बाद ये जाके उधर क्या करेंगे, अपना क्लीन अप एक्ट शुरू करेंगे। तो बैड लोन्स का एक पूरा एक राइट ऑफ करेंगे, ये करेंगे। तो बहुत से नेगेटिव न्यूज इसके बाद आके एक वन टाइम क्लीन अप की बात होगी, तब शेयर प्राइस गिरेगा। क्योंकि खबर इतनी बुरी होगी कि इतने खराब लोन को सही लोन बताए गए, अभी उसको रियलिटी में रिकॉग्नाइज करना है। इतनी सेक्टर पे इन्होंने कॉल लिया जो बहुत गलत थी। तो वो चीज आने के बाद वापस एक करेक्शन आ सकती है इसके प्राइस में। मैं प्राइस की लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूं, पर आज जो एक उनकी खरीदारी की न्यूज के कारण बढ़ गया है, और उसके बाद जो होता है, डेफिनेटली कुछ नेगेटिव न्यूज फॉलो होगा। दैट इज द रियलिटी ऑफ हमको ऑल। तो ऐसा लगा कि बहुत सारी बुक्स जो क्लीन कर दी हैं पहले से ही, यस बैंक ने एसेट क्वालिटी सुधरती चली जा रही है। आपको क्यों लग रहा है ऐसे? आपको क्यों लग रहा है ऐसे? फिर स्टॉक मार्केट ने क्यों उसको रेस्पेक्ट नहीं किया? क्यों दाम बढ़ गिर रही थी? देखो, मार्केट को अल्टीमेटली खुदा है। मार्केट को आप गलत मत समझिए। मार्केट अगर कह रहा है स्टॉक प्राइस गिर रहा है तो जरूर दाल में कुछ काला है। ऐसी बात नहीं है कि, क्योंकि मार्केट में हजार सौ पार्टिसिपेंट्स है, सबको तरह तरह की है। और जो बैंक्स ने उस दिन बेल आउट किया, उनका मन बनता है कि अभी बेचो। अगर इतनी अच्छी बैंक होती तो क्यों बेच रहे भैया? हाँ, ये बस हाँ, सोच हम लीजिए वही एक पूछ रहा था, मिनट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेचा है क्यों? मेरे ख्याल से 10 रुपए तो में उनको खरीदा भी था, दस मौका रुपए मिला, प्रति शेयर। अच्छा दाम मिला, प्रॉफिट बुक करो, चलो। तो मेरे ख्याल में शायद लॉन्ग टर्म में ये बैंक अच्छी होगी रखने के लिए, 5 साल की आउटलुक रखे। पर बीच बीच में आपको इतने इनके गफले को स्टडी करना है। पहले इंटरनेशनल ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, पूरे बुक्स को देखेंगे कि कुछ कुछ, और एकदम उन्होंने जैसे विष पीते हैं तो एक बार वो एक क्वार्टर में कहीं पे वो विष को पी लेके कंप्लीट बैड लोन्स को राइट ऑफ करेंगे, कुछ करेंगे ना। उसके बाद ही ये बैंक आगे उभर के आएगी। और तभी भी देखना है कि कितनी क्षमता है एक जापानीज ओनर को एक इंडियन बैंकिंग सिस्टम को समझकर यहां सक्सेस करना। अगर इधर भी आके वो वापस टोयोटा को लोन देने वाली है, होंडा को लोन देने वाली, अपनी जापानीज कंपनीज को डील करने वाली, तो क्या फायदा? तो जापानीज किस हद तक इंडिया को समझ रहे हैं ऐसा बैंकिंग, किसको पता है? नहीं। वो पहली बार इंडिया में घुस रहे हैं। और देखिए एसेट मैनेजमेंट में क्या हुआ, कितने फॉरेनर्स आए एएमसीज के अंदर, और सबने अपने स्टेक को इंडियंस को बेच के वापस चला गया, क्योंकि इंडियन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट वो हैंडल नहीं कर पाए।
वैसे बैंकिंग का रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्या वो हैंडल कर पाएंगे फ्यूचर में, ये सब देखने वाली बात है। करेक्ट। वो एक कॉल ले रहे हैं कि हम आके इंडिया में, मगर जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन जो सिस्टम है कंप्लीटली डिफरेंट है ना। तो इसलिए मैं कहूंगी वेट एंड वॉच, अभी इसके कारण जाके खरीदो बेचो कुछ नहीं, आई मीन जस्ट स्टडी स्टे कीजिए। अगर 5 इयर्स का आउटलुक है चुप बैठिए। जैसे मैंने कहा मैं प्राइस के बारे में कुछ बात नहीं करता हूं, बट जनरली मैं कह रहा हूं कि देर इज क्या कहते हैं ग्रेटर फुल थ्योरी नो, राइट। तो वही एक प्ले होता है कि मैं आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है रन बैक सी, ओके। राइट, वो भी उधर जापानीज ने खरीदा था। तो सर अभी तो मैं जब कह रहा हूँ कि क्लैरिटी नहीं है ऑन यस बैंक की कितनी डीप है उनकी बैड लोन्स, उनकी मिसमैनेजमेंट की स्थिति कैसी है ये पता नहीं है। उन्होंने कुछ ड्यू डिलिजेंस किया और एक दाम पे फिक्स होके खरीदा, ठीक है, बस बात वही है। मगर आने वाले दिन में जब वो जाके बैंक की ओनरशिप लेते हैं और सही जो असलियत है वो सब बाहर निकलती है, उनका क्या अप्रोच होगा, सेकंड उसके बाद वो कैसे चलाएंगे इंडियन एनवायरनमेंट में एक बैंकिंग सिस्टम को। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जापानीज बैंक्स अपनी बल पे कुछ ना कुछ बैंक्स है ना, तो काम कर रही है, बट वो बहुत लिमिटेड काम, खाली अपने जापानीज कंपनियों को कुछ फैसिलिटी दे रही है। मगर यस बैंक ऐसी बात नहीं है, यस बैंक एक पूरी HNI इंडिया का रिटेल कॉर्पोरेट सेक्टर में है। जब वो देखेंगे कि अरे इस तरह की कंपनी को ये लेंड कर रहे हैं, तो शायद उनका मन होगा अरे जापान में ऐसा नहीं करते हम। तो मेरा, अब सिंस आपने पूछा मैंने डिटेल में दिया कि ऐसी बातों में कि मैं 20 साल बैंकर रहा हूं बिफोर आई केम टू एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। और नहीं सर, मैंने आपके पब्लिक सेक्टर एक्सपीरियंस से बैंक में सोचते हैं, क्योंकि काम किया यहाँ है। पर खबरें ऐसे ही चल रहा था कि ये बहुत ही बढ़िया सी डील हो गई है, एक जापानीज पार्टनर मिल गया और ये हो गया, तो उसके थोड़ा क्लैरिटी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अच्छा सर, लास्ट में जाते जाते आपकी हमारी बात हो रही है, तो अब ये 24,800 के दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छा सा लग रहा है, हाँ पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। आज इतनी बढ़िया मार्केट जो हमने इतने समय से नहीं देखी, सारे इंडाइसेस ऐसे 3-3 3.5% ऊपर जा रहे हैं, निफ्टी सेंसेक्स और हाँ बैंक निफ्टी, और मिड कैप्स भी बहुत तूफानी गति से ऊपर जा रहे हैं। सर क्या रिस्क हो हाँ। सकता है, किस चीज पे दोबारा से स्पीड ब्रेकर आ सकता है, क्योंकि हम बहुत सारी पॉजिटिव खबरें एक साथ डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब रिस्क फैक्टर क्या है इंडियन मार्केट्स के लिए? तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर है कि अगर सीज फायर के जो भी टर्म्स हम लगाएंगे वो अगर पाकिस्तान को मंजूर ना हो, या फिर मंजूरी कह के उसके बाद वायलेशन किया, तो वो एक रिस्क है। क्योंकि वो हम अपने नेबर्स के ऊपर कुछ डिपेंडेंस नहीं कर सकते, दे आर नॉट डिपेंडेबल। तो सबसे बड़ी रिस्क है कि वो कहते, एक वो नहीं कहते तो भी सीज फायर ब्रेकडाउन होगा, तो भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। सेकंड वो हाँ कहते हैं फिर भी एक हफ्ते के बाद कुछ आके कुछ करते हैं, ये करते हैं, एक और टेरर अटैक की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट सबसे बड़ी रिस्क वही है कि अनडिपेंडेबिलिटी ऑफ अवर नेबर, नंबर वन रिस्क। नंबर टू, अगर ये जो मैं कह रहा हूं कि FIS की खरीदारी वापस शुरू होगी, उसमें हमारी BTA अच्छी तरह पेश होनी चाहिए मार्केट्स को, कि हमने बहुत अपने इंडियन इंडस्ट्री को हाथ छोड़ दिया और खाली अमेरिकन इसको सपोर्ट किया, ऐसी एक माहौल नहीं बननी चाहिए। मेरी कॉन्फिडेंस है कि ऐसी नहीं होगी, मगर आपने रिस्क पूछा, तो हर बात में जो हमने उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती है तो रिस्क होता है। तो वो है कि BTA का सही तरह से हमारी फेवर उनकी फेवर, विन विन BTA होना चाहिए। अगर विन लूज की BTA हो गई तो बात गलत है। तीसरी बात जो इंडिया के लिए है कि अगर सही सच में अमेरिका और चीन गठबंधन में आ जाते हैं और फिर अमेरिकन इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी सब रिकवरी में जाते हैं, तो कमोडिटीज और तेल के दाम वापस बढ़ने लगेंगे। तब आपको अमेरिकन मार्केट और चाइनीज मार्केट आपको मोर अट्रैक्टिव देन इंडियन मार्केट लगने लगेंगे। तो शायद कुछ जो सितंबर में हुआ था रीअलोकेशन ऑफ कैपिटल, राइट, वो वापस आ सकता है। तो फिर बात उठेगी कि इंडिया क्या वैल्यूएशन बहुत महंगी है, क्योंकि अभी भी सस्ते नहीं है। अब आज की मार्केट की बढ़त और 2-3 हफ्ते ये बढ़ती जाती है तो वैल्यूएशन डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ऐसी हालत में अगर वर्ल्ड एक रिकवरी मोड में जा रहा है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। मगर मार्केट के लिए टेम्पररीली लिक्विडिटी, चीन, क्योंकि चीन की मार्केट बहुत गिर चुकी है, बहुत वैल्यू मार्केट है, कुछ भी उधर अचर खबर आई तो उधर का जो रिटर्न का मल्टीप्लायर इफेक्ट
दिखता है ना एफआईएस को, तो नेचुरली वो प्रेफर करेंगे। दे हैव नो लव लॉस्ट फॉर इंडिया, या उनको जहां पे पैसा बन रहा है वो क्या, तो वो एक रिस्क है कि अगर एक एकदम पलट जाती है वर्ल्ड, अभी स्लो डाउन से एकदम अभी ग्रोथ की बात में आ जाती है। और ये स्पेशली रशिया यूक्रेन, क्योंकि क्या होगा कि अगर रशिया और यूक्रेन के बाद सीज फायर और एक गठबंधन पे आ गई, तो रीबिल्डिंग ऑफ यूक्रेन का एक जो रेवोल्यूशन होगा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, तो सबकी दिशा उधर चली जाएगी ना। जो कंपनियों को ऑर्डर मिलेगी अमेरिकन कंपनी, तो मेरा, आपने पूछा रिस्क, ये सब इसकी प्रोबेबिलिटी शायद ज्यादा नहीं है, पर फिर भी आपने रिस्क का ऐलान किया तो मेरे को बताना ये भी बनता है। तो यही है मेरे मेरे ख्याल में। और जैसे मैंने कहा कि मानसून एकदम पलट जाए, कुछ फेलियर में बदल जाए। इनिशियल तो बहुत बढ़िया है, अर्ली मानसून की बात कर रही है, हो गए, मगर अगर पलट गया, क्योंकि वेदर का कोई डिपेंडेंस नहीं कर सकते, तो और ये सब इसीलिए रिस्क फैक्टर है क्योंकि हमारी वैल्यूएशन सस्ती नहीं है। सोचिए कि अगर वैल्यूएशन कम है, रीजनेबल है, तो ये इतने रिस्क नहीं होते, क्योंकि वैल्यूएशन एक स्ट्रेच्ड टेरिटरी में है। अभी ग्रोथ के ऊपर ध्यान है मार्केट का, मगर ये ग्रोथ रिलेटेड फैक्टर्स में कोई भी काली अंक आ गई ना, तो फिर वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान चला जाएगा, तो इंडिया महंगी लगेगी। तो सर बात बोल वही है, रहे सब ग्रोथ यही, वर्सेस वैल्यूएशन। ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन। लेकिन ना जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो बोल रहे हैं 2024 में भी हमने खरीद लिया, अभी हम सोच रहे थे करेक्शन के बाद वैल्यूएशन ठीक होगी, पता नहीं वैल्यूएशन ठीक कब होती है। मतलब इतना समय निकल गया, वैल्यूएशन ठीक ही नहीं हो पा रही है। पर हमको ऐसी रिच वैल्यूएशंस पे ट्रेड करना पड़ेगा, अरे हमने उसका सरेंडर तो कारण नहीं करना। बताता हूँ। नहीं, उसका कारण ये है कि इतनी बिकवाली जो एफआईएस ने की, फिर भी हमारा मार्केट गिरा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक का सपोर्ट रहा था नहीं। जी। तो अब फ्यूचर में भी वो डोमेस्टिक का सपोर्ट रहेगा, तो इंडिया मेरे ख्याल में अगले 3 से 5 साल तक कभी वैल्यू टेरिटरी में नहीं आएगी, क्योंकि डोमेस्टिक बाइंग सपोर्ट कॉन्स्टेंटली रहेगा ना। तो कभी भी एफआईएस कुछ बेच रहे हैं तो डोमेस्टिक सपोर्ट भी आएगी ना। तो हम्म। मेरे लिए सभी जो रिस्क मैंने कहा उसकी काउंटर में मार्केट में भयंकर गिरावट का प्रोटेक्शन डोमेस्टिक फ्लोज ही है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये रिस्क भी आएंगे तो बहुत बड़ी करेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि डोमेस्टिक बाइंग का सपोर्ट कंटिन्यूसली रहा है। इस महीने भी देखा आपने 25,000 करोड़ और म्यूचुअल फंड मैनेजर को हाथ में आ गया। ऑलरेडी वो 2 लाख करोड़ कैश में रख रहे थे, तो 1.25 लाख करोड़ कैश पड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड के पास, तो कैश बहुत है। और जैसे मैंने कहा, ग्रोथ मेरे लिए इंडिया टर्न अराउंड एक यू शेप्ड रिकवरी, जब जीडीपी की आंकड़े आएंगे ना, वो बताएंगे कि हमारी इकोनॉमी वापस रिकवरी में आ रहे हैं। वो आएंगे शायद अभी मई के थर्ड वीक में आनी चाहिए ना, लास्ट क्वार्टर की जीडीपी। वो आंकड़े आपको जरूर बताएंगे कि हमारी मार्केट, हमारी जीडीपी एक वापस एक बढ़ने की टेरिटरी में आ रही है। सर बहुत शुक्रिया सुनील सर, आपने हमको समय दिया और अपनी थैंक यू। एक्सपर्ट एडवाइस स्टॉक मार्केट पे व्यूअर्स के साथ शेयर करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। Thank you.